तो चेक पॉइंट 4 और चेक पॉइंट 6 आज हम करते हैं अभी। क्या क्या पढ़ा था हमने कि किसी भी आदमी की सबसे पहले हम 5 चीज़ें चेक करते हैं ताकि उसके ऊपर जीएसटी लगना है कि नहीं लगना है। सबसे पहले कि वो चीज़ गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में आ रही है कि नहीं आ रही है, फर्स्ट चेक पॉइंट था। सेकंड चेक पॉइंट था सप्लाई की डेफिनेशन में आ रही है कि नहीं आ रही है। थर्ड टैक्सेबल टेरिटरी। फोर्थ टैक्सेबल पर्सन है कि नहीं है। फिफ्थ एग्जाम्पशन है या नहीं है। अगर सब कुछ है तो उसके बाद हम वैल्यू ऑफ सर्विस पे जाते हैं। तो टैक्सेबल पर्सन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। टैक्सेबल पर्सन जो होता है वो सेक्शन 2107 में कवर है। सेक्शन 2107 में टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन है जो कि कहता है कि जो रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है या फिर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। लायबल टू बी रजिस्टर्ड क्या होता है, जिसकी जो टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए था, या तो 10, 20 या 40 लाख वाला हिसाब किताब है। अगर उसके ऊपर टर्नओवर जाती है तो वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड तो कोई भी हो सकता है, कम वाला भी रजिस्टर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो चेक पॉइंट 6 देख लेते हैं क्या है। चेक पॉइंट 6 हमारा ये है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, VOS कह लो, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट कैसे करनी है वो सेक्शन 15 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? सेक्शन 15 में बताया गया है। चेक पॉइंट 6 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई VOS सेक्शन 15 में बताया गया है। इसमें 5 सब सेक्शन हैं, 15(1), 15(2), 15(3), 54, 15(5), जिसमें कि 15(1) बताता है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में बताता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं होती है, इसमें हमें कुछ चीज़ें एडिशन करनी पड़ती है। वो 15(2) बताता है, वो 5 चीज़ें हैं जिसको ऐड करना होता है। पाँचों में से कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकती हैं, और उसमें कुछ चीज़ें माइनस भी करनी पड़ती हैं जो 15(3) में बताया गया है। वैसे 2 चीज़ें हैं, 15(4) और 15(5) हम बाद में करेंगे। तो सेक्शन 15(1) बताता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में बताता है, जो कि 2 तरह की होती हैं। एक तो होता है हमारा जो सप्लाई होनी चाहिए वो बायर और सेलर के बीच में होनी चाहिए, और दोनों अगर रिलेटेड पार्टीज़ नहीं होनी चाहिए। बायर सेलर हैं और रिलेटेड पार्टीज़ नहीं हैं। और दूसरा ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जिसमें कि जो प्राइस इज़ द सोल कंसिडरेशन, सिर्फ प्राइस के बेसिस पर है, ये नहीं कि कुछ सामान दे दिए, बार्टर सिस्टम शुरू कर दिए। प्राइस सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारी क्या होती है, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू आती है, लेकिन इसमें कुछ एडिशन करनी पड़ेगी, कुछ सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेंगे। तो 15(2) में जो है एडिशंस हैं। एडिशंस क्या क्या हम देख लेते हैं। एडिशंस हमारी 5 हैं। 5 एडिशंस हैं। पहली एडिशंस है हमारी क्या है, देखो यहाँ पर टैक्स, सेस या फीस जो कि सब्ज्यूम्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, विच आर नॉट सब्ज्यूम्ड इन द जीएसटी, वो सारे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्यों ऐड करने पड़ेंगे, ये मैं बताता हूँ क्यों ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बताया। सबसे पहले जान लो सिस्टम क्या होता है। ये देखो, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वैसे तुम्हें। जैसे कि A B को बेच रहा है, B C को बेच रहा है, C D को बेच रहा है। तो हमारा सिस्टम कैसे चलता है, सामान हम बेच रहे हैं, A से B की तरफ बेच रहे हैं। ठीक है, तो A से B को सामान जा रहा है, गुड्स मान लो दे रहा है, ये गुड्स इनपुट हो रहा है, और टैक्स जो होता है A जो होता है B से खींच लेता है और गवर्नमेंट को दे देता है। तो गवर्नमेंट A को कहती है तो B से टैक्स खींच और मुझे दें, लेकिन और A को कहती है तो B को बोल कि तो अपनी कॉस्ट मत बढ़ाइए, क्योंकि जो तो टैक्स तूने पे किया है वो हम तुम्हें वापस कर देंगे एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, और B को बोलती है, और B को क्या बोलती है कि तू C से टैक्स खींच और हमें दे दे। उसको पता है गवर्नमेंट को चला के ना कि B ज़्यादा प्राइस लगा के ही बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ अपना प्रॉफिट रखेगा तो इसका जो जीएसटी आएगा वो ज़्यादा ही आएगा। और बाद में कहती है हम तुझे वापस तो नहीं करेंगे, लेकिन जो एडजस्टमेंट होगी वो कर लेंगे। जैसे मान लो 10 रुपये का टैक्स में पहले क्लेम किया था, अब तो 12 रुपये खींचेगा तो 12 हमें दे देना। ठीक है, 12 हमें देना ही है तूने, तो 10 हमें तुम्हें देना था, तो 2 रुपये दियो हमें। ठीक है, तो इस तरह से सरकार काम करती है कि पहले 10 रख ही लेती है और उसके बाद 2 रुपये और रख लेती है, और इस तरह से आगे सर्कल चलता रहता है। ठीक है, साइकिल चलता रहता है।
अब मान लो इन केस ऑफ इंपोर्ट क्या होता है, इन केस ऑफ इंपोर्ट क्या होता है, कस्टम ड्यूटी लगती है। तो बाहर से सामान आया, कस्टम ड्यूटी लगी, ठीक है, और साथ ही साथ IGST भी लगता है। जहाँ कस्टम की बातें होंगी वहाँ IGST की बातें होंगी। तो कस्टम इंपोर्ट किया मान लो गुड्स को, और इस केस में क्या होगा, बाहर से तो हम टैक्स लेने जाएंगे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, यही बंदा टैक्स, इसको पैसे भी देगा और गवर्नमेंट को टैक्स भी देगा। यही बंदा ऐसे घूम के नहीं जाता उस केस में, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है, बाहर से आ रहा है। तो यही बंदा RCM बेसिस पे टैक्स लगते हैं, यही बंदा उस बंदे को भी पैसे देगा जो चीज़ सामान खरीदा है, और गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करेगा, इसे कहते हैं RCM। तो सरकार इस केस में क्या कहती है, तो बाहर से अगर सामान खरीदा है तो ऑब्वियस सी बात IGST लगी है, तो इसने सरकार को पे किया है। अब आगे सामान बेचेगा तो ऑब्वियसली उससे टैक्स खींचेगा और गवर्नमेंट को देगा, है ना, और ITC क्लेम करेगा। लेकिन ITC किस पे क्लेम करेगा, ये जो IGST इसने पे किया उसके ऊपर ही तो ITC क्लेम करेगा, है ना। तो उसने पहले दिया था गवर्नमेंट को, और जो इसने टैक्स खींचा है अब इसी से, उसी को पे करेगा, उसका ही क्रेडिट लेगा। लेकिन ये बेचेगा तो ज़्यादा है ना, क्योंकि इसने कस्टम ड्यूटी भी पे कर रखी है। तो ऑब्वियसली उस कस्टम ड्यूटी को ऐड करेगा, अपना प्रॉफिट तो रखेगा ना, कोई कम पे थोड़ी बेचेगा। तो कस्टम ड्यूटी ऐड करेगा फिर आगे बेचेगा। और अगर कम दिखा रहा है ये, तो ऑब्वियसली बात है उसको ऐड करवाना है उस चीज़ को। इसके अलावा भी जो चीज़ें खर्चा करेगा ये, वो इसके प्राइस में ऐड होंगे। क्यों? क्योंकि ये इसको बढ़ाएगा, अपने कॉस्ट में ऐड करेगा, तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी तभी फ़ायदा होगा जब भी ज़्यादा वैल्यू पर जो भी चीज़ें इसने लगा रहा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट करके बेचेगा नहीं, तो वो चीज़ें ऐड करेगा और गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें जो ऐड करनी है। तो टैक्स, सेस या फीस जो कि सब्सिट्यूट नहीं हुए GST में, क्योंकि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली बात सरकार कहती है उसको भैया ऐड करो, क्योंकि तुम ऑब्वियसली बात है उसको ऐड करोगे ही करोगे, प्रॉफिट कमाओगे। अगर तुम कॉस्ट बनाते, वैल्यू सर्विस बनाते उसको नहीं ऐड करोगे तो वो तो गलत कर रहे हो तुम फिर, है ना, क्योंकि हमारा टैक्स कम कर रहे हो फिर तो उसमें। दूसरी बात यह है कि सप्लायर का खर्चा जो रेसिपिएंट ने कर दिया हो, सप्लायर का कुछ खर्चा हो जो रेसिपिएंट ने कर दिया, जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे कर दिए, इंश्योरेंस पे कर दिए, ठीक है, रेसिपिएंट ने कर दिए। सप्लायर टैक्स कौन पे कर रहा था यहाँ पर, सप्लायर, है ना, सप्लाई करता है ना, जो सेलर होता है वही करते हैं। तो कहता है कि मेरा खर्चा कम करने के लिए क्या करता है वो, उसको बोलता है कि तू पे कर दे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, सप्लायर GST खींच के, वैसे मतलब जो भी सेलर बायर होता है उसे खींच के सरकार को देता है ना, तो वैल्यू ऑफ सर्विस ही कम करने की कोशिश करेगा ताकि उससे भी कम खींचे, है ना, ताकि उसे कम आगे देना पड़े। तो ये कहता है ये भैया तुम्हारा मामला नहीं चलेगा, अगर तुम सप्लायर का रेसिपिएंट के लिए कुछ खर्चा कर रहे हो तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा तुम्हें वैल्यू ऑफ सर्विस में। उसके अलावा क्या होता है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जैसे कि पैकेजिंग चार्जेस हो गए, कमीशन हो गए, एटसेट्रा, इसको भी तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें कैश कॉस्ट में बढ़ाओगे ऑब्वियसली। उसके बाद क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ये लेट फीस होती है, उसको भैया तुम ऐड करोगे ही करोगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि तुम्हारा खर्चा बढ़ाएगा। इसके अलावा क्या होता है, सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी को छोड़कर इसके अलावा कोई भी सब्सिडी होती है तो ऑब्वियसली बात है उसको तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी दी है तो उसका वैल्यू कम हो गई है तो ओके, गवर्नमेंट ने दी है ना। लेकिन बाहर से कोई दूसरा नॉन गवर्नमेंट देता है तो ये तुम कॉस्ट कम कर लोगे, अपने आप ही कर लोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट कहती है सब्सिडी भी नहीं चलेगी, ऐड करो कॉस्ट में। और यहाँ देखो कुछ लिखी है कि कौन कौन सी चीज़ें अभी सब्स्यूम्ड नहीं है GST के अंदर। कस्टम ड्यूटी नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, सेफगार्ड ड्यूटी नहीं है, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं है। ये क्या है, ये पता नहीं कौन सा टैक्स मैंने लिख दिया, मुझे तो समझ में नहीं। प्रोफिल टोल टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, इलेक्ट्रिकल ड्यूटी हो गया, कौन सा ये एक्साइज ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया ऑन टबैको एटसेट्रा। ये सब चीज़ें सब्स्यूम्ड नहीं है तो ये ऐड करनी पड़ेंगी हमें ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो 5 चीज़ें ये हैं हमारी जो ऐड करनी है। 15(2) में माइनस भी करनी है कुछ, कौन सी माइनस करनी है, 15(3) में बताई गई है वो है ये प्री सप्लाई डिस्काउंट, ये माइनस करना है हमें। और ये क्या, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ये भी हमें माइनस करना है। क्यों माइनस करना है डिस्काउंट को, ऑब्वियसली डिस्काउंट दिया है तो कॉस्ट कम ही होगी ना उसकी। अब एक्चुअली वो तो कम ही प्राइस पे बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट दिया है तो कम ही करना पड़ेगा उसको, उसकी वैल्यू तो कम ही है। डिस्काउंट दे दिया उसने, उसको सेलर को दिया है तो कम प्राइस पे ही दिया है, तो डिस्काउंट प्री सप्लाई डिस्काउंट या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो भी दिया है वो माइनस करना है। एक बार इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, गवर्नमेंट सेलर को कहती है कि तू बायर को बोल कि
कॉस्ट प्राइस मत बढ़ाइयो, या शायद मैं पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि जो उसने ट्रांजैक्शन तूने यानी सेलर ने बायर से खींच के मुझे टैक्स दिए हैं, क्योंकि जो टैक्स तूने बायर से खींच के मुझको दिया है वो उसे वापस कर दूँगी ITC। बट क्योंकि अब बेसिक कस्टम ड्यूटी है, बेसिक कस्टम GST में सब्सिडी नहीं है, तो इंपोर्ट के केस में क्या होता है IGST का तो ITC उसे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 कस्टम ड्यूटी का नहीं मिलेगा, इसलिए ऑब्वियसली वो कस्टम ड्यूटी को कॉस्ट में रियलिटी में तो ऐड करेगा ही। इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो टैक्सेबल सप्लाई निकालते वक्त उसको तो ऐड करवाना ही है ट्रांजैक्शन वैल्यू में। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है जो ट्रांजैक्शन वैल्यू, ताकि वो उस सामान को आगे बेचते वक्त मुझे यानी गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे करे, ठीक है।